नॉर्मल बातों में और वीडियो गेम्स में लोगों को उड़ाना, न्यूक्लियर ब्लास्ट, ये सब बातें करने में सबको मज़ा आता है। पर आज हम बात करेंगे कि जब ऐसा कुछ रियल में हो, जैसा कि 1945 में जापान में हुआ था, तो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले न्यूक्लियर मिसाइल को एटमॉस्फेयर में लॉन्च किया जाता है उसके टारगेट पे, और वो मिसाइल वहाँ जाके ब्लास्ट होती है। 2 किलोमीटर के रेडियस तक उसका इम्पैक्ट होता है और एक सूरज जितनी तेज रोशनी और गर्मी उसमें से निकलती है। आपको यही फील होगा कि आप सूर्य के पास खड़े हैं। तो 2 किलोमीटर के रेडियस में हर इंसान, हर बिल्डिंग गायब हो जाती है। ज़ीरो, कुछ नहीं बचता। स्किन, सीमेंट, बॉडी, बोन्स सब जल के खाक हो जाता है। उसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि वहाँ का जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो सब भी बिखर बिखर के आसमान में जाता है, और एक तूफान, एक आग का ज्वालामुखी जैसे आपकी आंखों के सामने फट गया हो, ऐसा आपको दिखेगा। कई लोग अपने रूम में होंगे और फ़ोटो लेने का प्रयत्न करेंगे जो 2 से 10 किलोमीटर दूर होंगे, पर उन्हें यह अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वो रोशनी उन तक आ रही है, और 10 किलोमीटर के रेडियस तक उसका इम्पैक्ट रहेगा। अंदाज़ा ये माना जाता है कि पहले जो 2 किलोमीटर के रेडियस में लोग हैं, करीबन कोई भी एक नॉर्मल सिटी होगा, हमारे इंडिया में तो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं, तो वहाँ एस्टिमेटली 3 से 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाएगी। और 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में जो रेडिएशन होगा, और वहाँ पे एटलीस्ट 30 से 50 लाख लोगों की मौत हो सकती है। ये तो हुआ इम्पैक्ट की बात। अब इम्पैक्ट होने के बाद आता है फेज़ 2। कई लोगों की बोन्स टूट गई होती है, कई लोग पूरा स्किन बर्न, 3rd डिग्री बर्न्स तक सफ़र करते हैं 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में। हॉस्पिटल्स भी टूट गए होते हैं और कोई मदद नहीं होती। इंसान हमेशा सोचता है कि स्थिति कितनी भी ख़राब क्यों हो, मदद आएगी, पर इस केस में मदद नहीं आती। क्यों? क्योंकि पूरा सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गया होता है। आसपास के शहरों के हॉस्पिटल्स फुल होने लगते हैं, कोई हेल्प नहीं होती, रोड्स टूट गए होते हैं, और वर्स्ट केस में ब्लैक रेन भी शुरू हो जाती है। अब इन हालातों में धीरे धीरे रेडिएशनल पॉइजनिंग से जो थोड़े बहुत लोग बच गए होते हैं उस एरिया में, 10 to 15 किलोमीटर्स के एरिया में, वो भी धीरे धीरे रेडिएशन इनहेल कर करके मर जाते हैं। हिस्ट्री में 2 बार ये हुआ है। एक बार तो हम सब जानते हैं कि जापान में हुआ है, पर मैं एक और इंसिडेंट कहूँगा जो शर्नोबिल में ऑलरेडी रशिया में हुआ है। वहाँ पे न्यूक्लियर अटैक नहीं था, पर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया था उन्हीं की फैसिलिटी का। और इंडिया में भी एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हो चुकी है। इन इवेंट्स के आफ्टर इफेक्ट्स कई सालों तक रहते हैं। 1945 मतलब मैं आज से कम 75 से 80 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब के मिसाइल्स इतने पावरफुल थे। आज के न्यूक्लियर मिसाइल्स, मैं आपको कह रहा हूँ, उससे 100 टाइम्स मोर पावरफुल है। तो आप बस ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसका डेथ टोल क्या होगा। आप ऐसा समझिए कि एक अर्थक्वेक, एक सुनामी, एक वॉर और एक बॉम्ब ब्लास्ट, जब चारों एक साथ मिल जाए तो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट बनता है। तो आप उसकी इंटेंसिटी समझिए। वर्ल्ड के सारे लीडर्स कहते हैं कि हमें और न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए, क्योंकि यदि हमारे पास नहीं होगा तो जिसके पास होगा वो हमें डराएगा। और एक तरफ लोग ये भी कहते हैं कि सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी के लिए ये सही नहीं है। पर फिलहाल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि काफ़ी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और यदि उनमें से एक का भी लीडर ये डिसाइड कर दे कि हमें न्यूक फायर करनी है, तो उसका रिजल्ट डेवेस्टेटिंग होगा। इसीलिए मैं होप करता हूँ कि ऐसा दिन कभी ना आए। और अगला वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बना रहा हूँ जिनकी वजह से हिस्ट्री में एक बार न्यूक्लियर वॉर प्रिवेंट हो गई। हिंट मैं आपको देता हूँ कि वो रशियन है। और अगले वीडियो के लिए वेट करिए। तब तक के लिए नमस्ते।